हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की, है ना, थियोरेटिकल लेक्चर्स की सीरीज़। इसमें हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में नीट में आने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्यू से डिनोट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल क्यू से भी करते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिंबल क्यू ही रहेगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि जी अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन की वजह से भी होता है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि चार्ज के केस में रिपल्जन भी हो सकता है, ग्रेविटेशन के केस में रिपल्जन नहीं होता, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी रिपल्जन तो मैग्नेटिज्म में भी होता है। तो मैग्नेटिज्म में एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब उसको अलाइन करोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जब भी फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है, उसको हम बोलते हैं चार्ज, है ना। द प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter due to which any one body attracts or repels एनी अदर बॉडी। इस सीरीज में बेटा मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ही टॉपिक का, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए एक एक डेफिनेशन में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, है ना। किसी स्टूडेंट को अगर फास्ट लगता है तो वो स्लो करके देख सकता है, किसी को स्लो लगता है तो वो फास्ट करके देख सकता है। यू कैन एडजस्ट द स्पीड ऑफ द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो चार्ज की बात कर ली। अब यहाँ मैंने एक बात कही, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ध्यान देने वाली बात है कि मैटर की प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास चार्ज होगा। विदाउट मैटर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैटर है तो ऑब्वियस है मास भी होगा, है ना। तो मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है, चार्ज के बिना मास पॉसिबल है। तो ऑब्वियस है कोई बॉडी होगी, मेरे हाथ में चौक है, इसके ऊपर चार्ज हो सकता है, लेकिन हवा में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चार्ज हो सकता है, लेकिन बिना मैटर के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी वन बॉडी अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एनी अदर बॉडी। अच्छा, इसके आगे बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप्स का होता है बेटा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये होता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज पे डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम एक बात जानते हैं कि कोई भी चीज़
हमारे आसपास है तो वो बनी हुई है एटम्स की। और एटम का स्ट्रक्चर हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं एटम के अंदर एक हाईली डेंस कोर प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक फिक्स पाथ पे, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब मजे की बात यह है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और काम की बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जब तक कि आयन नहीं बन रहा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए हैं या इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं, है ना। तो कहने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो मजे की बात यह है कि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। अब चार्ज पार्टिकल के नाम पे हमारे पास दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इसके साइज की बात अगर मैं करूं तो एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है फेम्टोमीटर में। दोनों में पावर -5 का डिफरेंस है, यानी कि 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस है। ये ऐसे समझो, ये क्रिकेट का स्टेडियम है और उसके सेंटर पे क्रिकेट की बॉल रखी है जो कि न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रही है। ये डायग्राम समझाने के लिए ऐसा बना दिया, लेकिन एक्चुअली में गलत है। रियल सिचुएशन कुछ और है। वो ये कि ये अगर एटम है तो ये न्यूक्लियस है, छोटी सी डॉट। अब हम एटम की बात करें तो इंटरेक्शन पहले इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, प्रोटॉन का नंबर तो बहुत बाद में आता है। प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब में, जो जल्दी से देखने को नहीं मिलते। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जब भी होगी तो इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। डेली लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि चार्ज भी जब आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा तो दूसरी काम की बात ये कि ऑलमोस्ट ऑल द चार्ज is due to इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कोई बॉडी या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और कोई दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, इनिशियली समझने की कोशिश करें। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। या इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लेते हैं। अब क्योंकि जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो नेट चार्ज 0 है। इसका नाम A, इसका नाम B। बॉडी A के पास भी नेट चार्ज 0 और बॉडी B के पास भी नेट चार्ज 0। अब ये बॉडी A अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है, एक इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। और फाइनल क्या होने वाली है, इसके पास एक प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक। इसके पास 2 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 3। अब ये एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन एक प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज आया पॉजिटिव, और इसका एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसके ऊपर नेट चार्ज आया नेगेटिव। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। इसलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये काम की बात थी, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा सीखा कि एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। दूसरी बात, almost all the charge is due to electrons. Positive charge is due to deficiency of electrons. Negative charge is due to excess of electrons. ये चार बातें काम की सीखी। इसके आगे नया टॉपिक स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। बहुत बार आपको देखने सुनने को मिलेगी ये टर्म, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। तो इसको समझते हैं भैया, कोई खास चीज़ नहीं है। जितना भी चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज है इसलिए ई माइनस लिख देते हैं। वैल्यू इसकी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। यहां से एक और बात पता चली कि यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट। लेकिन इसी के साथ इसकी सीजीएस यूनिट भी तो होती होगी। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है उसको हम बोलते हैं ईएसयू, या कुछ जगह ईएमयू भी बोलते हैं। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। 1 ESU का मतलब होता है 1/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक बेटा डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। देखो कई तरीके हैं बेटा, एक चीज को डिफाइन करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग I = Q/T हम जानते हैं। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो Q की वैल्यू हो गई IT। अगर I की वैल्यू हो जाती है 1 एम्पियर और T की वैल्यू हो जाती है 1 सेकेंड, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम। कहने का मतलब अगर किसी बॉडी से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास कराया जा रहा है तो जितना चार्ज फ्लो होगा उसकी वैल्यू 1 कूलाम होगी। लेकिन ये 10th के बेसिस पे ठीक है, अभी 12th में तो ये डेफिनेशन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है ना, टॉपिक रिलेट करें तो रिलीवेंट डेफिनेशन होनी चाहिए ना। यहाँ के हिसाब से ये सही नहीं है। यहाँ तो अभी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे अगर समझें तो बिल्कुल फैक्टर लेबाइल मेथड या यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल, वही जो बचपन से करते आ रहे हो, एक पेंसिल 1 रुपये की तो 10 पेंसिल 10 रुपये की, बिल्कुल कुछ उसी तरह कि भैया हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो 1 कूलाम का मतलब हो गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं क्या आएगा, ये ऊपर चला गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19, या 1 कूलाम इज इक्वल टू
10/16 इंटू 10 की पावर 19 या 100/16 इंटू 10 की पावर 18, यह आएगा 6.025 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अंडरस्टूड है 1 कूलाम कितना होता है भैया, इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 कूलाम कहते हैं, है ना। द चार्ज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिक्स 6.025 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलाम। ये डेफिनेशन हो गई। तो ये चार्ज के रिगार्डिंग हमने स्टडी किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। अभी तक के हम अपने टॉपिक में हमने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, 1 कूलाम का चार्ज क्या होता है ना। अब बात करते हैं चार्ज डेवलप कैसे होता है। मेथड्स टू डेवलप चार्ज। 3 मेथड पढ़ते हैं बेटा हम चार्ज डेवलप करने के लिए। सबसे पहला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। ठीक है, तो बारी बारी तीनों की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। नाम से मतलब समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन की हेल्प से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या फ्रिक्शन की हेल्प से जब चार्ज जनरेट होगा, इसको फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं। होता क्या है, जब दो अलग अलग नेचर की बॉडी आपस में रब की जाएंगी, रगड़ी जाएंगी, तो क्या होगा, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हम कहेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, हम कहेंगे कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्यों होता है ऐसा, बेसिकली जब हम दो चीज़ों को रब करेंगे, रगड़ेंगे आपस में फ्रिक्शन की हेल्प से, तो हीट जनरेट होगी और वो हीट एनर्जी एक काम करती है वर्क फंक्शन का, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का या आयनाइजेशन एंथैल्पी का, है ना। और क्या होता है, दो बॉडी हैं, मैंने कहा डिफरेंट नेचर की होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूसरी बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। तो जिस बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उसकी वैल्यू पहले अचीव हो जाएगी, तो वो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। देखिए ये दो बॉडी हैं, दोनों को हमने रगड़ा, अब रगड़ने से हीट जनरेट हुई, वो हीट एनर्जी एक बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली और बदले में इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी ने गेन कर लिया। जब रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है और वो हीट एनर्जी काम कर रही है आयनाइजेशन पोटेंशियल का या आयनाइजेशन एंथैल्पी का। इसने वो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि मतलब एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी ने गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो गई डेफिशिएंसी, मतलब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, और इसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, मतलब इसके पास आ गया नेगेटिव। तो इस तरह से चार्जेस जनरेट हो गए। अब चार्जेस जनरेट हो गए तो पर्पस सेटिस्फाई हो गया, तो है ना, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, whenever two bodies
ऑफ ओपोजिट नेचर, ओपोजिट या डिफरेंट नेचर, नेचर से मतलब उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंट होनी चाहिए। आर rubbed with each other, then some electrons get transferred from one body to another body. The body which loses electrons is said to be positively charged, and the body which gains electrons is negatively charged, and this phenomena is known as friction electricity. इसी को हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। एग्जाम्पल, पॉलीथीन एंड वूल, ठीक है, सिल्क एंड ग्लास, इबोनाइट एंड फर, ये आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, कुछ ऐसा सही है। यहाँ पे हम एक बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को बिना टच किए उस पर चार्ज डेवलप करेंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए ज़रा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है और एक ये मेटलिक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है। अभी ये न्यूट्रल है, हमने क्या किया, एक मेटलिक रॉड इसके पास लेकर के आए, मेटलिक और मे बी नॉन मेटलिक, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास कुछ चार्ज होना चाहिए। मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या करेगी, इसके नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि जब न्यूट्रल कहा गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल से मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। न्यूट्रल समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, न्यूट्रल मीन्स नेट चार्ज इज जीरो। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। न्यूट्रल का मतलब ये कभी नहीं होता कि चार्ज नहीं है। चार्ज कैसे जीरो हो सकता है? ऑब्वियस है, कोई भी बॉडी है तो एटम्स की बनी होगी, एटम है तो प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन क्योंकि इक्वल अमाउंट में है इसलिए नेट चार्ज जीरो है। चलिए, तो अब हम ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो इसने क्या करा, इसके नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो नेगेटिव की साइड से, और नेगेटिव रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव की साइड से इस बॉडी की अर्थिंग करा देंगे। अर्थिंग कराने से क्या हुआ, नीचे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही न्यूट्रलाइज हुए अर्थिंग हटा दी गई। ठीक है, या ऐसे समझ लो, दूसरी तरीके से इधर से अगर हम अर्थिंग करा देते हैं,
या इसी में समझ लेते हैं, दूसरा डायग्राम बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसुलेटिंग स्फीयर न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के आए, नेगेटिव यहाँ कलेक्ट हो गया, पॉजिटिव यहाँ कलेक्ट हो गया। अगर इधर से अर्थिंग करा दोगे तो सारे नेगेटिव पार्टिकल्स अर्थ में चले जाएंगे, और जब हम अर्थिंग हटाएंगे तो इसके पास बचेगा सिर्फ पॉजिटिव। वो पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमारा काम भी खत्म हो गया। इस केस में बचेगा क्या, पॉजिटिव की अर्थिंग हो गई तो नेगेटिव बचा जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब हमने इस बॉडी को चार्ज बॉडी से टच नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। ऐसे मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लिख सकते हैं, द मेथड इन विच चार्जेस developed on a body without touching it with a charged body, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। चार्ज डेवलप करने का अगला मेथड जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। क्या होता है इसमें, दो बॉडी होती हैं, एक न्यूट्रल और एक ऐसी बॉडी जिसके पास पहले से कुछ अमाउंट में चार्ज है, एक चार्ज और एक न्यूट्रल। तो दोनों को टच कर दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों का आपस में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। देखिए द मेथड in which charge is developed on a neutral body by bringing it in contact with a चार्ज बॉडी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, बच्चे बस इतना समझ लेते हैं कि बॉडी को एक दूसरे के साथ टच किया तो दोनों आपस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, चार्ज बांट लेंगे। पूछा जाए कितना, तो जी आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन ये सबसे गलत बात है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं और फाइनल फोर्स निकालने के लिए कहा गया, तो उस केसेस में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं। लेकिन अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं होंगी तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा उनकी कैपेसिटी के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, जिसको हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो भैया फिर कब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सोचने वाली बात है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं हो जाता। तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है। चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body until and unless
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू बॉडीज becomes equal to each other। ये ध्यान रखने वाली बात, इस टॉपिक के ऊपर नीट में क्वेश्चंस भी आ चुके, कई बार आ चुके और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके, स्कूल एग्जाम्स में भी इस पे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं। देखिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का रेडियस r1 और एक का रेडियस r2, एक का चार्ज q1 और एक का चार्ज q2, दोनों को टच कर दिया तो फाइनल चार्ज क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि चार्ज तब तक जब टच कर देंगे वायर की हेल्प से या डायरेक्टली, तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं हो जाता। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हालांकि हम आने वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा KQ/R। यहाँ पे K इज द कांस्टेंट, Q इज चार्ज और R रेडियस या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि KQ1/R1 will become equal to KQ2/R2। K से K कैंसिल, तो Q1 और Q2 का रेशो आएगा R1:R2। यहाँ एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि भैया चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, औकात के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। जैसे घर में दो बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है इक्वल अमाउंट में ही खाना खाएंगे, भाई जो बड़ा है ना, हेल्दी है, उसकी डाइट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खाना खाएगा, और जो छोटा है ना, फिजिकली उतना हेल्दी नहीं है, वो उसकी डाइट कम है तो वो कम खाना खाएगा। तो ऐसे यहाँ पे जिसका साइज ज़्यादा है उसका रेडियस भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जिसका साइज छोटा है, रेडियस छोटा है, वो कम अमाउंट में चार्ज स्टोर करेगा। अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये था हमारा 2 सेंटीमीटर और ये था हमारा 3 सेंटीमीटर। ये चार्ज था 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज था 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, वायर से दोनों को टच करा दिया गया, तो अब नया चार्ज क्या होगा, तो नया चार्ज जो होगा रेशो वो आएगा Q1 डैश कह देता हूँ फाइनल चार्ज के लिए, इनिशियल Q1 फाइनल Q1 डैश। तो Q1 डैश और Q2 डैश ये आने वाला है R1:R2 यानी कि 2:3। अब Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब 1 × 10⁻⁻6 प्लस 3 × 10⁻⁻6, यानी कि 2/5 × 4 × 10⁻⁻6, यानी कि 8/5 × 10⁻⁻6। 8/5 का मतलब 1.6 × 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरह से दूसरे वाले का आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस है टोटल चार्ज जो है हमारा 4 था, 1.6 एक ने ले लिया है ना, तो 2.4 दूसरे को मिलेगा। और देख लो रेशो वही आएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2:3 के रेशो में डिवाइड हो रहा है, जो रेशो इनके रेडियस का था। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रख सकते हैं, नीट में आ चुका 2-3 बार कम से कम, और अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा बेटा चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा मेथड्स टू डेवलप चार्ज। 3 मेथड्स हमने स्टडी किए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।